अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा जो तीसरा वीडियो आ रहा है ये फ्रिक्शन पे आ रहा है। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा रेजिस्टिव फोर्स लगता है किसकी डायरेक्शन में? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम उनको डिस्कस करेंगे। लाइक थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ जितनी कम रहती है और कंटेंट पूरा आएगा इसमें, ये तो इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जल्दी जल्दी देखते हैं क्या है ये फ्रिक्शन। देखते हैं ये तो नेसेसरी लेवल है। देखो क्यों है ये नेसेसरी लेवल। देखो जो फ्रिक्शन है ये यूज़फुल भी होती है इंसान के लिए, हार्मफुल भी होती है। हार्मफुल कह सकते हैं लाइक इसमें हमारा नुकसान भी हो जाता है, इसे हम ठीक ठाक यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हार्मफुल क्यों है, यूज़फुल क्यों है, वो हम देखेंगे। वह यूज़फुल मतलब हम देख सकते हैं, हम वॉक करते हैं। ठीक है। वॉक करते हैं किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है ना। चाहे हम पेन से लिखते हैं, राइटिंग। ठीक है। राइटिंग के लिए हम फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। अब बताओ कि तुम ये क्यों है हार्मफुल। ठीक है। आप देखो, अगर कोई चीज़ हमने इसे रखा है ज़मीन पर। ठीक है। ज़मीन पे हमने कोई चीज़ रखा है, उसको हमने फोर्स लगा दिया कुछ एफ। ठीक है। फोर्स लगा, इस पे जब फोर्स लगा, इसको जो पीछे ये लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर जितनी भी हमने एनर्जी दी या फोर्स के फॉर्म में एनर्जी दी या कुछ भी दिया, तो उस एनर्जी का लॉस हुआ इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम हार्मफुल क्या है इसका? एनर्जी लॉस। ठीक है। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। तो ये हमारा इसका ये है कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। देखो कॉज क्या है फ्रिक्शन के, अगर हम देखेंगे, अगर हमारी कोई सरफेस है, सरफेस में क्या होते हैं? इरेगुलरिटीज़। ठीक है। तो जब इरेगुलरिटीज़ होंगे सरफेस में, तो वहाँ पर फ्रिक्शन का होना मतलब पॉसिबल है, और ज़्यादा, जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इरेगुलरिटीज़। ठीक है। और दूसरा लिखेंगे हम एडिशन। ठीक है। एडिशन फोर्स। एडिशन फोर्स क्या होता है? जो दो चीज़ों के दरमियान जो भी ये फोर्स लगता है चिपकने वाला, उसको हम एडिशन वगैरह कह सकते हैं। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? अगर नेचर ऑफ सरफेस अगर स्मूथ होगा, तुम सोचो कोई टेबल है, टेबल पे हमने बुक रख दी। अगर टेबल की जो ये सरफेस है, ठीक है, टेबल की सरफेस है, ये पॉलिश्ड होगी। क्या होगी? पॉलिश्ड। अगर ये पॉलिश्ड है दैट मीन इसकी फ्रिक्शन क्या है? कम है। ठीक है। फ्रिक्शन कम है। अगर ये पॉलिश्ड नहीं होगी, रफ होगी, तो क्या होगी? फ्रिक्शन हाई। ठीक है। तो ऐसे ही कर सकते हैं हम, कह सकते हैं हम जो फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सरफेस को ल्यूब्रिकेट। ठीक है। ल्यूब्रिकेट, अगर हम किसी सरफेस पे, कोई स्मूथ सरफेस होगी, ठीक है, इस पर हम ऑयल वगैरह लगा देंगे, ऑयल ऐसे, तो कोई जो बाकी चीज़ें इस पर आराम से चलती है। ठीक है। वहाँ पर जो फ्रिक्शन का जो कांस्टेंट म्यू होता है वो डिक्रीज़ करते हैं हम। या अगर आप देखो, अगर हम चीज़ों को पॉलिश करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी सरफेस मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। कैरम बोर्ड में देखते हैं हम, कैरम बोर्ड में डालते हैं वो पाउडर, लाइक वो डिस्को पाउडर होती है, वो ऐसे छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होते हैं। ठीक है। वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन पे मतलब चलना उसका बहुत ज़्यादा आसान होता है। या अगर हम बड़े बड़े लॉग्स ऐसे उठाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लॉग्स, तो इनको चलाना या मतलब कह सकते हैं हम, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा टफ रहता है। तो इनके नीचे हम छोटे छोटे लॉग्स ऐसे रखते हैं। ठीक है। छोटे छोटे लकड़ी, तो जिसकी वजह से वो एज ए लाइक कैसे बेरिंग वगैरह होती है वैसा कुछ यूज़ मतलब समझो। ठीक है। तो वैसा कुछ चलता है इसमें। तो ये वाला भी हमें इस वक्त फ्रिक्शन कम करा सकता है। ठीक है। अब फ्रिक्शन के 3 टाइप्स है। ठीक है। 3 टाइप्स है फ्रिक्शन के। एक तो है स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग। देखो स्टैटिक मतलब रुका हुआ। ठीक है। अगर कोई चीज़ हमने ऐसे ज़मीन पे छोड़ी है, रुकी हुई है। ठीक है। कोई चीज़ रुकी हुई है, इस पे जो इस वक्त लगने वाला फ्रिक्शन है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा जो यहाँ पर कुछ होता है म्यू इसका। ठीक है। म्यू स्टैटिक। अगर कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से चल रही है, गाड़ी चल रही है, काइनेटिक एनर्जी ई से चल रही है, तो इसके ऊपर भी लगती है एक फ्रिक्शन। ठीक है।
फ्रिक्शन लगती है उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो यहाँ पर जो फ्रिक्शन का जो कांस्टेंट होता है वो म्यू के बराबर होता है, ठीक है। और वैसे ही रोलिंग का होता है, जब एक लाइक टायर घूमता है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर टायर ऐसे घूमता है, टायर की इधर वाली डायरेक्शन यहाँ होगी, इधर वाली डायरेक्शन यहाँ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वी वेलोसिटी या कुछ एंगुलर मोमेंटम जो भी होता है इनका, तो यहाँ पर जो लगने वाला फ्रिक्शन वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लगती है, रिलेटिव मोशन लगती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रिक्शन जो होगी रोलिंग वाली, और जो इसका कांस्टेंट होता है जो उसको कहते हैं म्यू आर। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो इनमें लगने वाला फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, ठीक है। वो होता है जो अगर हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहाँ पर हमें देखो, अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर नीचे लग रहा है mg, ठीक है। तो mg के बराबर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल किसके बराबर है, mg। तो इसको लिख सकते हैं हम म्यू एस, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो म्यू है, और जो नॉर्मल है mg। वैसे यहाँ पर देखेंगे एफ के, वो आएगा म्यू के टाइम्स एन, वो सेम आएगा म्यू के mg, ठीक है। तो जैसे रोलिंग का देखिए एफ आर देखेंगे, वो किसके बराबर होता है, म्यू आर एन। तो वो किसके बराबर आएगा, म्यू आर एम जी, जो भी उसका वेट होगा। तो ये थे बेसिक्स इसके। और अब इसका जो मेन वाला पार्ट है वो हम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है हमें देखना है, ये एंगल किस किस के दरमियान बनता है, ठीक है। एंगल किस किस के दरमियान बनता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में पहले याद रखो, अगर हमारे पास सरफेस है, ठीक है, एक मिनट मेरे को ये दो, ये चेंज करता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, सरफेस पे हमने रखा है एक ब्लॉक, सरफेस पे रखा हमने ब्लॉक लगाएगा नीचे की तरफ कोई ये फोर्स mg, ठीक है। मास का जो ये वेट लगता है, ठीक है, वो नीचे लगाएगा वो mg, ऊपर की तरफ लगेगा इसको नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। पीछे की तरफ लगती है हमारी, क्या लगती है हमारी, फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों पीछे की तरफ लगती है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया है। अब फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगना है, तो ये वाला, ठीक है, इस साइड लगा। तो जो क्या कहते हैं हम, फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अगर नॉर्मल इस साइड लग रहा है 6 न्यूटन का, ठीक है, एग्जाम्पल है, यहाँ से लग रहा है 8 न्यूटन का, इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है, ठीक है। तो इनके दरमियान यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि होगा 10 न्यूटन के बराबर, ठीक है। 6-8 का जो रिजल्टेंट होता है 10 होता है, वो छोड़ो, पहले ये देखो। तो यहाँ पर जो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये इसके और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, समझ गए। मतलब रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल और फ्रिक्शन, और नॉर्मल के दरमियान जो भी एक ये बनेगा हमारे पास एंगल, उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारा हो गया ये वाला, ठीक है। और अब हम देखेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है। अब हमें पता है टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देखो इस वाले एंगल को देखो, इस वाले जो थीटा, इसका परपेंडिकुलर इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में वो है एफ एस, ठीक है, एफ एस। बेस क्या है इसकी, नॉर्मल है ना, ऐसे थोड़ा इसको घुमाना पड़ेगा, लेकिन इसकी बेस ये वाली एडजेसेंट वाला, तो इसकी बेस होगी ये। तो इसको हम कर सकते हैं एफ एस अपॉन, क्या करना है इससे, नॉर्मल। और फ्रिक्शन फोर्स का हमें पता है म्यू एस एन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हमने दिखाई, और डिवाइड नॉर्मल, तो ये कटेगा। तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा, म्यू। तो अगर हम देखेंगे इधर पे, तो टेन किसके बराबर आएगा, थीटा किसके बराबर आएगा, टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और दूसरा है जो हमारे पास, उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ये, ठीक है, ये सिस्टम है, अगर ये सिस्टम पहले ये वाले जो जो हाइपोटेन्यूज एक्ट कर रही है, ये वाली हाइपोटेन्यूज हमें ऐसे, मतलब सेम इसी मैं दिखाता हूँ, ऐसे होगी, ठीक है। तो उस वक्त ये ब्लॉक इसके ऊपर ऐसे रहता, ठीक है।
अगर हम इस जो ये हमने ये सरफेस बनाई, इस सरफेस को हम ऊपर ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। एक टाइम पे ये ब्लॉक खिसकना स्टार्ट करेगा, मतलब जिस टाइम पे ये खिसकना, मतलब अबाउट टू स्लाइड मतलब अब ये खिसकेगा। अगर हमने इसके आगे बढ़े हम तो ये खिसकेगा, तो उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज करता हूँ। देखो, जब हमने एक ब्लॉक को इस पे रखा, इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो ब्लॉक ऐसे है, ठीक है, ब्लॉक लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर थीटा है हमारे पास, ठीक है, तो हमें पता है इसके नीचे साइड लगता है एक जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन, तो फोर्स किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अगर ये इस साइड खींचेगा, क्योंकि एट द टाइम जब ये निकलने वाला होगा, जब ये खिसकने वाला होगा, तो यहाँ पर लगेगा हमारे पास एक एफ एस, जो एक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, बट ये निकला नहीं है, ठीक है, निकलने वाला होगा, तो वो किसके बराबर होगा, म्यू एस एन, ठीक है, या म्यू एन कह सकते हैं हम उधर पे। और इसके यहाँ मतलब हमें पता है हमेशा डाउन लगता है एम जी, और इस वाला ये वाला कंपोनेंट्स को हम कहते हैं एम जी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा बनेगा, ठीक है ना। तो अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, मतलब नॉर्मल, या लिख सकते हैं हम म्यू इंटू एन किसके बराबर रखेंगे हम, म्यू एन किसको रखेंगे हम बराबर, एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा। देखो, हम इन फोर्सेस को हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं, इनको हम इसलिए बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि ये उस टाइम पे जब जिस टाइम ये खिसकने वाला होगा, उस टाइम ये एक स्टेबल वे में होगा, वो लेकिन खिसका नहीं, ये खिसकने वाला है, ठीक है। इस टाइम हम बैलेंस करेंगे फोर्सेस को। और दूसरा जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, किसको बैलेंस करेगी, एम जी कॉस थीटा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, एम जी से एम जी, एन से एन, नॉर्मल से नॉर्मल, मतलब तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर आएगी, हमें म्यू के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं थीटा किसके बराबर आया, थीटा किसके बराबर आया हमें, टेन इनवर्स म्यू। तो ये ऐसे देख सकते हैं हम, एंगल ऑफ रिपोज भी देख सकते हैं, एंगल ऑफ ये फ्रिक्शन जो भी है हमारे पास वो हम देख सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ क्या कह सकते हैं फ्रिक्शन में, एक तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे ध्यान दो, एंगल ऑफ रिपोज पे ध्यान दो, और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉज पता है, डिपेंड भी किस पे करेगा, इतना तो हम देख ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा हम अच्छे से जाएंगे, जो जो डेरिवेशन होगी, और ये भी डेरिवेशन है जो हमने ये एंगल ऑफ रिपोज फ्रिक्शन किया, एंगल ऑफ रिपोज किया, तो ये दोनों भी डेरिवेशन ही है। तो इस पे अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटर लक फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक। तो ध्यान रखिए, और जो जो कुछ भी हो सकता है, कोई देख रहा होगा तो डाउट पूछ सकता है मुझे कमेंट सेशन में। थैंक यू सो मच।